Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the empirical formula and molecular formula. Today, I am discuss. Today I discuss about the important numericals of empirical formula and molecular formula. Most important numericals. Today I discussed. So let's start my topic. First question is determine the value of n and empirical formula for the following. तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि n का वैल्यू कितना होगा और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन इज H2O2। तो H2O2 का जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे तो क्या निकलेगा बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो है, टू कॉमन ले लीजिए तो H और O ही बचाना और n का वैल्यू कितना हो गया बेटा 2। n का वैल्यू कितना हो गया 2, सॉरी फॉर दैट, n का वैल्यू कितना हो गया 2। अब मेरे पास है B2H6, B2H6। तो B2H6 में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं बाहर तो क्या बचेगा BH3। क्या बचेगा बेटा BH3। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। एंड नेक्स्ट इज FeSO4। तो FeSO4 में मैं सबको कुछ कॉमन नहीं निकाल सकता, इसलिए इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल सेम होगा और n का वैल्यू 1 होगा बच्चे। n का वैल्यू कितना होगा 1। एंड नेक्स्ट इज N2O4। N2O4 को अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा NO2। क्या बचेगा NO2 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। C4H10, C4H10, C4H10 में अगर मैं क्या करूं बेटा 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा बेटा मेरे C2H5। क्या बचेगा C2H5। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। एंड थर्ड इज एसिटिक एसिड है बेटा CH3COOH। अब मैं क्या करूं, इसमें से 2 कॉमन बाहर निकाल लूं तो कार्बन भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। तो मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा CH2O। क्या बचेगा CH2O। तो इसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। बेटा जो आप कॉमन निकाल रहे हो वही n का वैल्यू हो जाएगा बेटा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज C12H22O11। इसमें कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते आप, तो आप जो भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वह इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा और n का वैल्यू भी 1 होगा। Al2O3 नेक्स्ट क्या है बेटा Al2O3। तो Al2O3 का इसमें भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है और n का वैल्यू 1 होगा। जब बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो तो इट मींस दैट ये होता है कि वहां n का वैल्यू 1 है। n का वैल्यू क्या है बेटे, n का वैल्यू वहां पर 1 होगा। इन चीजों पे ध्यान रखना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आपको किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आप कैसे निकालोगे वो यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं, जरा समझिएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द गिवन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। जब भी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा, किसी भी कंपाउंड का डिटरमाइन करना होगा, तो आप क्या करोगे, जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है आप इसकी ही हेल्प से निकाल सकते हो। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जिस कंपाउंड का आपको गिवन होगा उसी से आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। गाइस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये टेबल याद हो गई ना तो आपको से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। और जैसे मेरा वीडियो जैसे लास्ट में आएगा वैसे मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछूंगा, आपको एक सीट दूंगा, उसको सॉल्व करके आपको मुझे उसकी फोटो मुझे सेंड करनी है, पार्टिकुलर मुझे मेरे पर्सनल पे सेंड करिए ताकि मैं देखूं आपके अंदर कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है कि सबसे पहले जब आप टेबल को ड्रॉ करोगे तो हर एक मतलब मैं आपको यहां समझा रहा हूं, समझते हुए चलिएगा। सबसे पहला आपका टेबल ड्रॉ होता है सीरियल नंबर। क्या ड्रॉ होता है, सबसे पहला जो आप कॉलम रहेगा बेसिकली आपको क्या करना है कि आपके पास 6 कॉलम वाली 6 कॉलम की एक आपको टेबल बनानी है। 6 वर्टिकल कॉलम की आपको टेबल बनानी है। तो जब 6 वर्टिकल कॉलम की आप टेबल बनाओगे, हालांकि मैंने 5 बनाई है क्योंकि मेरे में जगह ज्यादा नहीं थी, बट मैं उसके बाद भी डिस्कस करूंगा, उसको भी डिस्कस करूंगा इसमें। तो आपको 6 वर्टिकल कॉलम की आपको रो बनानी है, 6 वर्टिकल कॉलम जिसमें हो।
जिसमें पहला जो वर्टिकल कॉलम होगा वो आपका सीरियल नंबर ले लेगा। क्या ले लेगा बेटा? सीरियल नंबर। दूसरा ले लेगा बेटा बेटा एलिमेंट्स। क्या ले लेगा? एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स उसने बोले हैं? जैसे मान लीजिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, या जितने भी एलिमेंट्स हैं तो आप उनको यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट जो थर्ड कॉलम होता है वो होता है बेटा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। क्या होता है बेटा? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, या फिर वेट और वेट रेशियो गिवन हो तो आप उसको कहाँ लिखोगे? थर्ड वर्टिकल कॉलम में लिखोगे, क्योंकि बेटा इसी की हेल्प से आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता निकालना या आपको ये नहीं गिवन है तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हो। तो ये याद रखिए बेटा, अगर आपको ये चीज गिवन है परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स या फिर वेट रेशियो गिवन है तो आप उसको थर्ड वर्टिकल कॉलम में प्लेस करोगे, वहां लिखोगे। एंड मेरा जो फोर्थ वर्टिकल कॉलम होता है उसमें हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट क्या? एलिमेंट के एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए फॉर्मूला भी मैंने पूरा ऊपर लगाया हुआ है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। भाई जितना परसेंटेज उसका दिया हो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से आप उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। आपको क्या मिल जाएंगे बेटे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। इससे आपका फोर्थ वर्टिकल कॉलम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ वर्टिकल कॉलम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ जब वर्टिकल कॉलम में आएंगे तो वहां पर हम लोग निकालते हैं रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट, वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं बेटे? रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी लिख रखा है, देखिए क्या होता है। नंबर ऑफ एटम्स, यानी जो आपने यहां पर निकाला था ना, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय लोवेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ये याद रखिएगा। मतलब जो भी आपने यहां से निकाला है, जो भी आपने यहां से निकाला है वो तो आप रखोगे न्यूमरेटर में, और जो इनमें सब में सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे आप सबको डिवाइड करोगे। उससे आप क्या करोगे? सबको डिवाइड कर दोगे। इसीलिए मैंने यहां नीचे लिख रखा है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। एंड जो मेरा 6 वर्टिकल कॉलम होता है उसमें हम लोग सिंपल रेशियो निकालते हैं। सपोज करिए मेरा जो रिलेटिव रेशियो है वो कोई इंटीजर में नहीं आ रहा है, कोई भी इंटीजर में नहीं आ रहा है। अगर कोई इंटीजर में नहीं आ रहा है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग उसके लिए करते हैं कि लोवेस्ट नंबर से रिलेटिव रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए मेरा रिलेटिव रेशियो 1.2 आया, सॉरी 1.5 आया, तो अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 हो जाएगा, तो मुझे एक इंटीजर मिल जाएगा। तो ये काम जो होता है वो सिंपल रेशियो करता है, जो कि 6 वर्टिकल कॉलम में प्लेस्ड होता है। तो ये 6 वर्टिकल कॉलम की मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, हर एक चीज को आपको याद रखना है। हालांकि मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने जा रहा हूं ये तो मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया कि आप टेबल कैसे बनाओगे, क्या नहीं करोगे। फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा? सीरियल नंबर तो आप डालोगे, एलिमेंट्स डालोगे। इसकी जगह आप सिंपल साइन लगा सकते हैं परसेंटेज का, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू परसेंटेज बाई ए एम। ए क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है। परसेंटेज क्या है? जो भी आपको परसेंटेज दिया था, किससे डिवाइड कर रहे हो? उसके एटॉमिक मास से। एंड थर्ड है ना, फोर्थ हो गया आपका। फिफ्थ वाले जो आप होगा तो आप रिलेटिव रेशियो को लिख सकते हो आर आर। क्या लिख सकते हो? आर आर इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए ही तो आपने निकाला था, ए डिवाइडेड बाय लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ए। तो लोवेस्ट वैल्यू जो आपकी ए की होगी उसी से आप डिवाइड भी कर दोगे। एंड 6 में क्या होता है बेटा? सिंपल रेशियो होता है। सिंपल रेशियो को आप कैसे करते हो? जो लोवेस्ट नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करा देते हो रिलेटिव रेशियो से। तो गाइस इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े, चीजों को देखें, ठीक है। चलिए गाइस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू। कैसे आप उस न्यूमेरिकल को करोगे और किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहेगा आपको, वो भी मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा। कैसे आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे लिखना है, वो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए, समझिएगा बेटे। यहाँ क्या लिखा है बेटा? सबसे पहले लिखा है, देखिए क्वेश्चन में, अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन। एक आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसके पास 80% तो कार्बन है। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 30, उस हाइड्रोकार्बन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है वो 30 है।
देन कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपसे पूछ रहा भैया आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दो और आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो। तो अगर आप ये दोनों बताओगे तो आपके लिए सबसे पहले आप किस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करोगे, तो आपको पहले पता होना चाहिए बेटा हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन का बेटे मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन से। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि जो मेरे पास एलिमेंट्स होंगे उनमें से मेरे पास कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, जिसमें कार्बन अगर 80% है तो 20% क्या होगा बेटा? 20% मेरा हाइड्रोजन होगा बेटे। क्या होगा बेटा? 20% हाइड्रोजन होगा। तो अब आपको पता चल गया बेटा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पता चल गया। इसी से आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हो। पिछले ही अभी इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा था फॉर्मूले, तो उस फॉर्मूले को याद रखना है कि अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए आपके पास कंपलसरी है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का होना या वेट रेशियो का होना, उसके बिना निकालना मुश्किल है। ठीक है, अच्छा तो आगे क्या करेंगे? अगर मान लीजिए मुझे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मिल गया तो अब मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला आसानी से पता चल सकता है। अब जब मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल सकता है तो अब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अब मुझे वो एन को निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे एन पता चल जाए तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लूंगा। तो एम को स्मॉल एन को निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि भाई जब भी आपको स्मॉल एन निकालना है तो आप क्या करिए, जो भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है उसको आप उसके इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दीजिए। तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? वहां पर आपको स्मॉल एन की वैल्यू मिल जाएगी, जो गाइस आपकी प्रॉब्लम को बहुत सिंपल आउट कर देगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैंने वही देखे सारी जो मैंने किस तरह से टेबल को ड्रॉ करना है वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर दिखाई है। तो पहला आपका रहेगा सीरियल नंबर, दूसरे में एलिमेंट, तीसरे में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, चौथे में ए इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, है ना। और आपके पांचवे वर्टिकल कॉलम में रहेगा रिलेटिव रेशियो, कैसे निकालते हैं? ए बाई लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ए। एंड जो सिक्स कॉलम है सिंपल रेशियो, इसको बोलते हैं बेटा लोवेस्ट नंबर इनटू रिलेटिव रेशियो। तो अपन लोग क्या करेंगे? सीरियल नंबर ए में मेरा क्या है? कार्बन है। कार्बन कितने परसेंटेज गिवन है? कार्बन गिवन है बेटे मेरे पास 80%। कितने परसेंट गिवन है कार्बन? 80%। अगर मेरे पास कार्बन गिवन है, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो 20% मेरे पास हाइड्रोजन गिवन होगा, क्योंकि बेटा टोटल जो कंपाउंड का परसेंटेज होगा वो तो 100 ही है ना। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? जो भी आपका एलिमेंट का परसेंटेज दिया हो उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 को अगर आप 80 से डिवाइड 80 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20/3। कितना आएगा बेटा? 20/3। और अगर 20 को आप 1 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 किसका एटॉमिक मास होता है? हाइड्रोजन का, तो कितना आएगा बेटा? 20। तो इन दोनों वैल्यू में से बेटा छोटी वैल्यू कौन सी है? 20/3 इज स्मॉलेस्ट देन 20। तो फिर ये छोटी वैल्यू हो गई बेटा। अब क्या करेंगे हम लोग? रिलेटिव रेशियो निकालेंगे। अब रिलेटिव रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? पहले तो आप क्या करोगे, जो भी आपको ए का वैल्यू दिया होगा 20/3, अब इसको आप उसी से ही डिवाइड करोगे, क्योंकि सबसे छोटा तो यही है। तो 20/3 जब डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अब यहां पर कितना था बेटा? ए का वैल्यू 20, तो 20 को डिवाइड करना है 20/3 से। लोवेस्ट वैल्यू तो यही है ना, तो जब डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3। तो इट मीन दैट ये आपको इंटीजर मिल गए, तो सिंपल रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल रेशियो की जरूरत तब पड़ती जब अगर ये इंटीजर में ना होते, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता। ठीक है बेटा गाइस, तो अब मुझे पता चल चुका है कि कार्बन इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा उसमें कार्बन 1 होगा और हाइड्रोजन 3 होंगे। इट मींस दैट वो CH3 होगा बेटे। क्या होगा बेटा? CH3। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आया बेटा CH3। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया बेटा? CH3। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 × 3, कितना हो गया बेटा? 15। कितना हो गया? 15। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी आपका पता चल गया 15। तो अब आपको प्रॉब्लम में पहले गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 30 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? तो 30 डिवाइडेड बाय 15, 2 वैल्यू आ गई n की। कितनी वैल्यू आ गई बेटे? 2 वैल्यू आ गई n की। अब आपको बेसिकली करना क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका बन जाएगा C2H6। इज ये क्या है बेटा? ये आपका
इथेन है। क्या है बेटा आपका? इथेन। दैट्स योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकाला बेटा, बिल्कुल सिंपल था ना। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर निकालना है, इनको भी आपको सीखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं देर नहीं करूंगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी चलते चलते जाइए, क्योंकि वीडियो 20 ही मिनट की होती है, उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है बेटा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कंटेन्स 52.2% कार्बन, जिसमें बेटा क्या है बेटा, लगभग 52.2% आपके पास कार्बन है और 13% हाइड्रोजन है, और रिमेन्स क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसमें आपसे सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा? सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है। तो मैंने आपको इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने दोनों निकलवाए हैं। कहीं कहीं मैंने एक ही पूछा है, तो आपको दोनों तरफ से ही आपका फायदा हो रहा है कि आपको एक अगर पूछा जाए तो एक भी निकाल सकते हो, दोनों पूछा जाए तो दोनों भी निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपका वही ये पूरी टेबल फिर से आपको बनानी पड़ेगी, है ना। तो पहला आपका क्या आएगा? सीरियल नंबर आएगा 1 2 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज है 52.2%, मैंने लिख रखा है। हाइड्रोजन का परसेंटेज जो भी गिवन है कितना, 13% है। अब इन दोनों परसेंटेज को आप जोड़ के 100 से जब माइनस करोगे तब आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा, क्योंकि रिमेन जो बचा हुआ परसेंटेज होगा वो किसका होगा बेटा? ऑक्सीजन का। क्योंकि आपका 100% का तो बेटा क्या था, 100% का तो आपका कंपाउंड है जिसमें 52.2% कार्बन है, 13% आपका क्या है बेटे? हाइड्रोजन है। तो रिमेन्स क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन। तो आप 52.2 को ऐड कर लीजिए 13 में और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको रिमेन्स वाला पार्ट मिल जाएगा, यानी 34.8%। अब 34.8% आपका ऑक्सीजन बचा। अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए क्या करोगे? जो भी उसका परसेंटेज दिया होगा उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 4.35। कितना आएगी बेटी वैल्यू? 4.35 आएगी। और अब अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? उसके परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूंगा, तो वैल्यू आएगी 13। अगर मुझे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 34.8 को उसके एटॉमिक मास 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैल्यू आएगी 2.17 के आसपास। कितनी आएगी बेटा? 2.17 के आसपास। देखिए आपको एग्जैक्ट नहीं निकाल के काम करना, आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ कितने बार में जा रहा है, तो वो आपके लिए आसान पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन बहुत सिंपल करनी है, बहुत सिंपल करनी है। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इन क्वेश्चनों में होता क्या है कि आप जनरली जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करते हो, बट आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं। तो गाइज आपके मार्क्स ना कटें, इसलिए आपको अपने प्रॉपर वे में काम करते हुए चलना है और हर एक चीज़, हर एक स्टेप का ध्यान में रखना है। अब मुझे क्या निकालना है? रिलेटिव रेशियो ऑफ कार्बन। तो रिलेटिव रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूं कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम है सबसे कम किसके हैं? ऑक्सीजन के बेटा सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स है। तो अब मैं क्या करूंगा? जितने भी आपके एटम्स हैं उन सब को ऑक्सीजन के एटम से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम बेसिकली सबसे कम है, वही लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ए है, उसी से आपको सबको डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे? 4.35 को डिवाइड करोगे 2.17 को, तो आप देखिए ये जस्ट दुगना ही है। देख लीजिए, अगर आपको लगभग दुगना मिल रहा है तो आप 2 से काट के 2 लिख सकते हैं। 2.01, 2.0123 या इस तरह से आ रहा 2.3 आ जाए। जब तक 2.5 नहीं आए तब तक, या 2.4 नहीं आए तब तक आप अज्यूम नहीं करोगे उसको 2.5। 2.3 तक आ रहा है तो आप उसको 2 अज्यूम कर लीजिए। 2.8 तक आ रहा है आप उसको 3 अज्यूम कर लीजिए। आपको यहाँ पर अज्यूम करके काम करना पड़ेगा, एग्जैक्ट मत निकालना बेटा। एग्जैक्ट निकालने के चक्कर में आओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, और लंबा हो जाएगा इट मीन्स दैट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और जब टाइम कंज्यूमिंग होगा तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बचेगा आपके लिए। समझ रहे हैं ना? तो आपको इस कंपटीशन के टाइम में क्या करना है? आपको प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करनी है और कम से कम समय में करनी है, और सही प्रॉब्लम है सब करनी है, कोई गलत नहीं करनी है। तो बेटा आप देख लीजिए,
2.17 का जस्ट दुगना क्या हो जाएगा बेटा 4.35, तो 2 टाइम्स गया बेटा ये। अब 13 को अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2.17 से, तो आप ये सोचिए 6 टाइम तो ये जाएगा तो 12 तो ऐसे ही हो जाएगा, और लगभग जो बचा कुछ 1.7 इसको क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा, तो लगभग ये 6 के आसपास जाएगा। तो आपको इस तरह से काम करते हुए चलना है ताकि आप एग्जैक्ट अगर रेशियो निकालने पहुंचे तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है, अज्यूम करना है। हाँ, आपको अज्यूम करना है ताकि आप आसानी से जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर सकें। दूसरा क्या है आपका, तो 2.17 डिवाइड बाय 1.17 इट मीन दैट 1, तो इसका मतलब आपका इंपेरिकल फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला निकल के आया C2 होंगे, यानी कार्बन 2 होंगे, हाइड्रोजन 6 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया बेटा क्वेश्चन का। इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं, और आपको बेसिकली करना क्या है, ये आपके सामने मैं सीट दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर कोई पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। तो आपको बेसिकली आपका जो काम है वो आप कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूँ। तो आपको अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है, चेक योर प्रोग्रेस। तो पहला क्वेश्चन है आपको, जो आपको करना ही करना है, आपको मुझे करके दिखाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझसे एक बार पूछेंगे तो मैं भी आप इसको डिस्कस करूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में एक ऐसा ही आपको चेक योर प्रोग्रेस या आपने कितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मैंने सीट दी है, क्योंकि मैं सीट आपको ऐसा नहीं देना चाहता हूं कि आपको मैं पोस्ट कर दूं तो आप अपने मन से करो। आपने वहां कॉन्सेप्ट वहीं पढ़ा है तो उस सीट को वहीं पर सॉल्व करिए। अब आप ये सीट में अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे बोलिए पर्सनली, मैं आपको तुरंत सॉल्व करके भेजूंगा। और कहीं डाउट हो तो आप मुझे फोन पे और किसी भी तरीके से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, पोटेशियम और ऑक्सीजन contains 26.6% of potassium and 38% of oxygen and remains of the आपका हो जाएगा क्रोमियम। इफ मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 294, जो मोलर मास है कंपाउंड का वो 294 है, देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है। और गाइस देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर भी बता दूंगा। इस समय इसका आंसर आएगा KMnO4, फिर सॉरी K2Cr2O7 इसका आंसर है बेटे। तब भी आप अपने मन से इसको सॉल्व करिए। देखिए ये एक्सपीरियंस होता है तो मैंने अभी बता दिया क्वेश्चन पढ़ते समय, बट आपको क्या करना है, आपको वैसे ही जैसे मैंने बताया है वही 6 वर्टिकल कॉलम की आपको टेबल बनाना है, फिर वैसे ही आपको कैलकुलेट करके सारी चीज़ों को करना है। कहीं पर डाउट आए मुझसे जरूर पूछिएगा। वैसे मैंने अपने वीडियो में हर एक पॉइंट को क्लियर किया है, शायद कोई अगर पॉइंट भूल गया हो तो भी अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटे। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपके लिए बस इतना मैंने चेंज किया है कि आपको मैंने परसेंटेज नहीं दिया है, इस बार वेट रेशियो दे दिया है। आपको मैंने पहले बताया था कि इस कॉलम में परसेंटेज दिया हो या वेट रेशियो, बाकी आपको वो रखना यही है, बाकी सारे काम वैसे ही होने हैं, उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। आपके पास कंपाउंड है कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। कंटेन्स दिस एलिमेंट इन द वेट रेशियो ऑफ 9:1:3.5। if molecular formula mass is 108 then calculate the molecular formula of the compound। तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप करके जितनी जल्दी से जल्दी है मेरे पास वापस सेंड करिए, ताकि मैं आपको इसके आंसर्स आपको बता सकूं, ताकि आपकी मैं प्रोग्रेस को भी चेक कर सकूं कि आप कितना पढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।